नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सबसे बड़े हीरा व्यापारी ने सबसे बड़ा बैंक घोटाला कर दिया। जी हां, नीरव मोदी ने अकेले 11,400 करोड़ का चूना लगा दिया पंजाब नेशनल बैंक। खबर आई, हड़कंप मच गया। ईडी ने 9 ठिकानों पर नीरव मोदी के छापा मारा है। हीरो की चमक दमक, अगल बगल हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक की अभिनेत्रियां, शानो शौकत राजे महाराजे वाली। इस शख्स को देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि इसने देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला किया है। नीरव मोदी नाम के इस हीरा कारोबारी ने पंजाब नेशनल बैंक को 11,400 करोड़ रुपए की चपत लगा दी। सीबीआई ने नीरव, उसकी पत्नी एमी, भाई निशाल और बिजनेस पार्टनर मेहुल चीनू भाई चौकसी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। सुबह ही प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की टीमों ने नीरव मोदी के 9 ठिकानों पर एक साथ छापा मार दिया। मुंबई में नीरव मोदी के 4 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। दिल्ली में 2 ठिकानों पर छापा मारा। इसके अलावा सूरत में भी नीरव मोदी के शोरूम पर ईडी ने छापा मारा। ईडी ने मुंबई में काला घोड़ा, कुर्ला वेस्ट, बांद्रा और लोअर परेल में नीरव के ठिकानों पर छापा मारा। काला घोड़ा में मौजूद नीरव मोदी के शोरूम का चप्पा चप्पा छान मारा। नीरव मोदी पर देश की तमाम जांच एजेंसियों का शिकंजा अब कसता जा रहा है। पहले सीबीआई ने 280 करोड़ के मामले में पहले एफआईआर दर्ज किया, उसके बाद 11,000 करोड़ का मामला अपने हाथों में लेके अपनी जांच शुरू कर दी है। और अब प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर के 11 से 12 ठिकानों पर अपनी सर्चेज शुरू कर दी है। दिल्ली में चाणक्यपुरी और डिफेंस कॉलोनी में मौजूद नीरव मोदी के शोरूम में ईडी ने छापा मारा। नीरव मोदी के खिलाफ में मामला दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी जो है वो लगातार छापेमारी कर रहा है। इस वक्त हम नीरव मोदी के डिफेंस कॉलोनी में जो स्टोर है वहाँ यहाँ पर मौजूद हैं। अपने आप में सबसे पॉश जो ये स्टोर है माना जाता है, दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में है। और यहाँ पर तकरीबन 5 ऑफिसर जो हैं वो लगातार यहाँ पे छापेमारी कर रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो कागजात हैं उसे जब्त किए गए हैं, जो अकाउंट्स के डिटेल्स हैं उसे खंगाले जा रहे हैं। यहाँ पे रेड चली है, जहाँ मैं अंगूठा दिखा रही हूँ उसके पीछे नीरव मोदी का स्टोर है। और बहुत ही बड़ी ब्रांड्स यहाँ पे है, हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हुई है। गुरुवार को देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले से पर्दा उस वक्त उठा जब पंजाब नेशनल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को इस बात की जानकारी दी कि उसके मुंबई ब्रांच में करीब 11,400 करोड़ का फर्जी लेन देन हुआ है। इसके बाद वित्त मंत्रालय में हड़कंप मच गया। दरअसल बैंक को भी इस घोटाले का पता तब चला जब उसे खाते में 280 करोड़ की हेरफेर दिखाई दी। ये जो फ्रॉड 2011 में शुरू हुआ था, इसको सबसे पहले हमारे ही बैंक ने डिटेक्ट करके और रेगुलेटरी एजेंसीज को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताया। सूत्रों के मुताबिक घोटाले के सामने आने के बाद नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को 5500 करोड़ रुपए चुकाने की पेशकश की है। बाकी पैसे चुकाने के लिए 6 महीने का वक्त मांगा है। They said, I want to come back and pay you the amount. I said, welcome, because anybody, it's a funny. Yes, not called, not called. They mailed, and we said you come back with the plan. ये तो जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में चने फुटाने या पीनट्स, ऐसी वाली बात होगी। यहाँ पे 11,500 करोड़ का मामला है और 5,000 करोड़ देने को तैयार है। ये भी सिर्फ वादे से कुछ नहीं होगा। देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले के उजागर होने के बाद सियासत भी खूब गरमाई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर ट्वीट्स के जरिए हमला किया, तो सरकार पर जुबानी तीर भी जमकर चले। लूटो और भाग जाओ, देश का पैसा लूटो और भाग जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का अब चाल, चेहरा और चरित्र बन गया है। 70 साल में देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा बैंक लूट स्कैम, उसका खुलासा
पिछले 24 घंटे के अंदर हुआ है। विपक्ष ने सवाल उठाए तो सरकार की तरफ से भी मंत्रियों की फौज उतरी। इसे यूपीए सरकार के दौरान हुआ घोटाला बताया गया और अपनी पीठ थपथपाई कि घोटाला तो इस सरकार ने पकड़ा है। घोटाला 2011 का अब आकर के धीरे धीरे पता लगा। मतलब ये सरकार संज्ञान लेकर के हर जगह खोदबीन करके निकाल रही है, लेकिन इन लोगों ने जो घोटाला कर दिया था, ये घोटाले की सरकार थी और ऐसे घोटालेबाजों को स्थापित किए थे। कांग्रेस पार्टी की हम पीड़ा समझते हैं। आज जो बार बार आरोप लगाने की बात की जा रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति का अभिभाषण का जवाब देते हुए एक बात कही थी कि हमारी सरकार आने के बाद ऐसा कोई भी लोन नहीं दिया गया जो एनपीए हुआ है। यह पूरे एनपीए की विरासत कांग्रेस के समय की। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक के 11,400 करोड़ रुपए हड़प कर नीरव मोदी स्विट्जरलैंड में मौज काट रहा है और इधर सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। पता चला है कि नीरव मोदी बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 2011 से ही बैंक को चूना लगा रहा था। इस घपले में बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर स्तर तक के अधिकारी शामिल थे। वित्त मंत्रालय ने इस मामले से जुड़े सभी बैंकों से 3 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। मुंबई से विद्या वीरेंद्र सिंह घुनावत और मयूरेश के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। ललित मोदी से लेकर विजय माल्या और अब नीरव मोदी, कांग्रेस के लिए एक मुद्दा लगा था। इधर बीजेपी भी इसी मुद्दे पर घेरती है। दोनों आपस में भिड़ गए। रविशंकर प्रसाद सरकार की तरफ से तो दूसरी तरफ से रणदीप सुरजेवाला। आवर सेकंड छोटा मोदी, नीरव मोदी, वो नीरव मोदी जी फिर जाते हैं डावोस के बिजनेस डेलीगेशन में प्रधानमंत्री जी के साथ, और उनकी ये जो प्रधानमंत्री जी के साथ बड़ी रुचिकर पिक्चर है डावोस के बिजनेस डेलीगेशन की, ये भी हम आपको इसके साथ भेज रहे हैं। वैसे तो ये सबसे ताजी फोटो यही है। प्रधानमंत्री जी ऐसे आदमी को क्यों लेकर जा रहे थे? कांग्रेस पार्टी ने कुछ बहुत ही बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ये छोटा मोदी, ये कौन सा शब्द है? ये बार बार कहा जा रहा है। इस देश में, पूरे देश में करोड़ों व्यक्ति होंगे जिनका सरनेम मोदी है। क्या कहना चाह रहे हैं वो भारत के प्रधानमंत्री के डेलीगेशन के पार्ट नहीं थे। और जो हमारी जानकारी में है, वो अपने आप डावोस पहुंचे थे और जो सीआईआई की ग्रुप फोटोग्राफ की इवेंट थी उसमें वो आए थे। न कोई पीएम से मुलाकात हुई, न कोई बातचीत हुई। हम आपको बताते हैं नीरव मोदी ने दरअसल ये घोटाला किया कैसे। पंजाब नेशनल बैंक के कई अफसर उसके साथ मिले हुए थे। उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक के करोड़ों रुपए का पहले तो एलओयू यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हथिया लिया और फिर उन एलओयूज पर उसने तमाम बैंक से, चाहे उसमें यूनियन बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो, स्टेट बैंक हो, उन सब से फिर पैसे लेता चला गया। भारत के सबसे बड़े बैंकिंग महाघोटाले का सूत्रधार नीरव मोदी बैंक अधिकारियों की मदद से भारतीय बैंकों को चूना लगा रहा था और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। घोटाला सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक में ही नहीं हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को नीरव मोदी ने 2300 करोड़ का चूना लगाया। इलाहाबाद बैंक ने भी नीरव मोदी एंड कंपनी पर 2000 करोड़ रुपए लुटा दिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई भी इस फ्रॉड से नहीं बच पाया। एसबीआई को भी 960 करोड़ रुपए की चपत लगी। बैंकों को चपत लगाने में नीरव मोदी तो विजय माल्या से भी आगे निकल गया। एसबीआई को विजय माल्या ने 9,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया था, लेकिन नीरव मोदी ने अकेले पंजाब नेशनल बैंक को ही 11,400 करोड़ की चपत लगा दी। सवाल यह है कि आखिर आरबीआई जैसे सख्त नियामक और बैंक के आला अधिकारियों की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? पंजाब नेशनल बैंक के मुताबिक डायमंड का कारोबार करने वाली 3 कंपनियों ने पिछले 16 जनवरी को बैंक में संपर्क किया। ये कंपनियां हैं डायमंड आर यूएस,
सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स। नीरव मोदी, उसकी पत्नी, भाई और बिजनेस सहयोगी इन कंपनियों में पार्टनर हैं। इन कंपनियों ने बैंक से विदेशी सप्लायर्स को भुगतान के लिए शॉर्ट टर्म लोन मांगा। बैंक अधिकारियों ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU देने से पहले 100% कैश मार्जिन मांगा। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किसी बैंक की अंतर्राष्ट्रीय शाखा की तरफ से जारी किया जाता है। इस लेटर के आधार पर बैंक कंपनियों को 90 से 180 दिनों तक के शॉर्ट टर्म लोन मुहैया कराते हैं। तीनों फर्मों ने दलील दी कि पहले भी वो ये सुविधा लेती रही हैं, लिहाजा उनसे कैश मार्जिन न लिया जाए। पंजाब नेशनल बैंक के डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी ने इन कंपनियों को फर्जी तरीके से LOU दे दिया। गोकुलनाथ शेट्टी ने अपने दूसरे साथी अफसर मनोज खरात के साथ मिलकर ये फर्जीवाड़ा किया और पकड़ में आने से बचने के लिए बैंक के दस्तावेजों में नीरव की कोई एंट्री भी नहीं की। इसी LOU के आधार पर इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक और स्टेट बैंक जैसे बैंकों की विदेशी शाखाओं ने डॉलर में लोन दे दिए। गोकुलनाथ शेट्टी बिना स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो किए नीरव मोदी की कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए के लेटर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके देता था, जिसकी बदौलत मोदी की कंपनियां भारतीय बैंकों की ओवरसीज शाखाओं से हजारों करोड़ रुपए निकाल कर अपने बिजनेस के लेन देन में इस्तेमाल करती थी। शक तो ये भी जताया जा रहा है कि कहीं उस पैसे का इस्तेमाल हवाला के लिए तो नहीं किया जाता था। और हैरानी की बात, सबसे ज्यादा कमाल की बात यह है कि शेट्टी इस ट्रांजैक्शन की एंट्री अपने बैंक के सिस्टम में भी नहीं करता था। बैंकों को चूना लगाकर हजारों करोड़ रुपया पहले विदेशी फर्मों के खाते में भेजा गया और इसके बाद वो नीरव मोदी से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों में पहुंच गया। स्वप्निल सारस्वत और विद्या के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक। हम रुक रहे हैं इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे अयोध्या में राम के नाम पर घूस का। देखते रहिए आज रिपोर्ट में। एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और अब बात होगी अयोध्या की, अयोध्या में राम मंदिर की और फिर उस डील की जो सामने आया है। तो क्या कथित रूप से 5000 करोड़ रुपए, 200 एकड़ जमीन और राज्यसभा की सीट के जरिए डील की जा रही थी? क्या है इस डील का सच राम मंदिर के नाम पर? देखिए। अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि देश भर में ये मुद्दा सुर्खियों में रहता है। जी हाँ, एक बार फिर राम मंदिर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा सीधे 200 एकड़ जमीन, 5000 करोड़ रुपए और राज्यसभा सीट की डील के आरोप तक पहुंच गया है। डील की बात तो जब सामने आई जब हमसे 5000 करोड़ रुपया कहा गया आप हमें दिलवा दें, 200 एकड़ जमीन दिलवा दें और राज्यसभा की सदस्यता दिला दें। हम आपको बता दें कि 9 फरवरी को एक वीडियो सामने आता है जिसमें आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सलमान नदवी, जिनको अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से निकाल दिया गया है, साथ बैठे और बातचीत करते दिखाई देते हैं। जिसके बाद राम मंदिर पर एक मौलाना फॉर्मूला बाहर निकल कर आता है। ये फॉर्मूला हड़कंप मचा देता है। जी हाँ, ये फॉर्मूला मौलाना सैयद सलमान हुसैन नदवी ने अयोध्या में मंदिर और मस्जिद पर रखा। आगे का खुलासा करें उससे पहले उस फॉर्मूले को सुनिए। इस मस्जिद में एक अरसे से नमाज नहीं हो पा रही, आबादी भी नहीं और दूर आबादी, और उसके बाद जो हादसा पेश आया वो आ गया, वो माजी का एक हिस्सा हो गया। हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम आबादी में जो जगह वहाँ पर है, वो 70 बीघा हो या 65 बीघा हो, वो जगह मुसलमानों को मिले, वो एक अच्छी मस्जिद बनाए शौक और शौक से। दूसरी तरफ मंदिर तो बना ही दिया गया, अब उसको वो अपने अंदाज से बनाए और इधर अच्छी मस्जिद बने। बस कहानी यहीं से शुरू होती है और अब इस मौलाना फॉर्मूला में डील का ट्विस्ट आ गया है। राम मंदिर के मौलाना फॉर्मूला के पीछे डील का खुलासा। मौलाना सलमान नदवी पर फॉर्मूले के लिए डील का आरोप। नदवी ने अपने सुझाव के बदले मांगे 5000 करोड़ रुपए। नदवी ने राम मंदिर पर की 200 एकड़ जमीन की डील। नदवी ने राम मंदिर पर सुझाव के बदले मांगी राज्यसभा की सीट। अयोध्या विवाद में सुलह को लेकर डील के आरोप में अयोध्या सद्भावना समन्वय समिति के महासचिव
अमरनाथ मिश्रा ने मौलाना सलमान नदवी के खिलाफ लखनऊ के हसनगंज थाने में एक तहरीर दी है। इस तहरीर में अमरनाथ मिश्रा ने आरोप लगाया कि नदवी ने अपने सुझाव के बदले 5,000 करोड़ रुपए, 200 एकड़ जमीन और राज्यसभा की सीट की रिश्वत मांगी। 4 फरवरी को सलमान नदवी साहब के मोबाइल नंबर पे हमारी बात हुई। 5 तारीख को उन्होंने हमें 9:45 पे नदवा बुलाया था और उन्होंने हमसे मंदिर और मस्जिद का प्रस्ताव मांगा था, हमने दे दिया। प्रस्ताव को उन्होंने बेंगलोर में 8 फरवरी को सार्वजनिक कर दिया, पर्सनल लॉ बोर्ड में डिस्कस नहीं किया। जब हम निकल रहे थे तो उन्होंने हमसे कहा कि हम मोदी और योगी जी से बात करें कि हम अयोध्या में 200 एकड़ ज़मीन उनको दिलवाएं और राज्यसभा की सदस्यता की हम बातचीत करें और 5,000 करोड़ रुपया दिलावें। ये बात उन्होंने कही तो हमने भाई हम तो सद्भावना की बात कर रहे थे, सौदेबाजी की तो बात कर नहीं रहे थे। मौलाना सलमान नदवी अमरनाथ मिश्रा के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। जब मैंने ये सुना तो एकदम से मैंने सोचा कि क्या ये ख्वाब में शैतान है या कोई इबलीस का पैगाम है या कोई बहुत ही घटिया आदमी है। फिर मैंने जब गौर किया तो अंदाज़ा हुआ कि नहीं, वो क्रैक है, इसलिए कि कोई ऐसी बात कह ही नहीं सकता कि 5,000 करोड़ और अयोध्या को मक्का बनाने जा रहे हैं। अरे भाई कोई पागल ही होगा तो ये कहेगा ना। अयोध्या आज से नहीं, हज़ारों साल से वो एक मरकज़ है और राम की तरफ उसकी निस्बत है और राम का एहतराम मैं करता हूँ। अल्लामा इकबाल ने राम को इमामुल हिंद कहा है, बड़ी तारीफ़ की है उनकी, तो हम लोग तो एहतराम करते हैं। ये आदमी लगता है फसाद। इस घूसकांड पर श्री श्री की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग का भी बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें सलमान नदवी और अमरनाथ मिश्रा की 5 फरवरी की मुलाकात की कोई जानकारी नहीं थी। न्यूज चैनल्स पर बयान के बाद अमरनाथ मिश्रा ने 14 फरवरी को जानकारी दी। मिश्रा की शिकायत की सच्चाई की जांच करेंगे। मौलाना नदवी ने बातचीत में कभी ऐसी मांग नहीं की। कुछ लोग बातचीत की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जितना बड़ा आरोप है, जितनी भारी भरकम रकम 5,000 करोड़ और 200 एकड़ जमीन, मुझे लगता है कि आरोप भी लगाया गया तो सलीके से नहीं लगाया गया। मुझे बेबुनियाद लगता है, इसमें कोई दम नहीं। इस वक्त सब लोग चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि हर एक को पब्लिसिटी चाहिए, चाहे वो किसी को ना मंदिर की फिक्र है ना मस्जिद की फिक्र है। अगर मंदिर और मस्जिद की फिक्र होती तो जिम्मेदार लोग सामने आते, कोई जिम्मेदार आदमी सामने नहीं आया। हमारे नंबर से उनकी बात हुई 4 फरवरी को। 5 फरवरी को हम नदवा गए, नदवा के CCTV फुटेज निकाल ले और हमारी कॉल लोकेशन ले ले। हम उनसे मिले हैं, इसकी जांच हो। हम आपको बता दें कि अमरनाथ मिश्रा पहले श्री श्री के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब वो श्री श्री के विश्वास पात्रों में शुमार नहीं होते। अमरनाथ का इस विवाद के 2 अहम पक्षकार राम जन्मभूमि न्यास और निर्मोही अखाड़े से तकनीकी तौर पर कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्हें इस मसले में एक किरदार माना जाता है। अमरनाथ के घर पर श्री श्री रविशंकर की कई अहम बैठकें भी हो चुकी हैं। कुमार अभिषेक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। ये सलमान नदवी तो हैं वही शख्स जिन्हें सुन्नी वक्फ बोर्ड से हटा दिया गया। इधर है अमरनाथ मिश्रा। अमरनाथ मिश्रा कथित रूप से अपने आप को श्री श्री रविशंकर के करीबी बताते हैं। अब आरोप अमरनाथ मिश्रा ने लगाया है, जवाब नदवी ने दिया है, तो आइए आपको दिखा देते हैं दोनों की टक्कर और अमरनाथ मिश्रा पर क्या कह रहे हैं मौलाना। 5 फरवरी को सलमान नदवी साहब से हम नदवा कॉलेज में सवेरे 9:45 पे मिलने गए थे। कोई आया हो, आगे भाई सलाम किया हो, बैठ गया हो, तो इसका हम इनकार नहीं कर सकते। डील की बात तो जब सामने आई जब हमसे 5,000 करोड़ रुपया कहा गया आप हमें दिलवा दें, 200 एकड़ जमीन दिलवा दें और राज्यसभा की सदस्यता दिला दें। जब मैंने ये सुना तो एकदम से मैंने सोचा कि क्या ये ख्वाब में शैतान है या कोई इबलीस का पैगाम है या कोई बहुत ही घटिया आदमी है। फिर मैंने जब गौर किया तो अंदाजा हुआ कि नहीं, वो क्रैक है। हमको ये लगा कि ये अयोध्या का इस्लामिकरण की योजना है सलमान नदवी की, और हम अयोध्या का इस्लामिकरण नहीं होने देंगे। ये अयोध्या को दूसरा मक्का बनाना चाहते थे, इसीलिए इस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को से खेल रहे थे कि इनको 200 एकड़ जमीन दे दी जाए और राज्यसभा का सदस्य इनको बना दिया जाए और इतना पैसा दे दिया जाए। कोई ऐसी बात कह ही नहीं सकता कि 5,000 करोड़ और अयोध्या को मक्का बनाने जा रहे हैं। अरे भाई कोई पागल ही होगा तो ये कहेगा ना।
अयोध्या आज से नहीं हजारों साल से वो एक मरकज है और राम की तरफ उसकी निस्बत है। इन्होंने कहा मोदी जी और योगी जी के एजेंट बनकर के आप सब काम कर रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आप ही पर्सनल लॉ बोर्ड के और लोगों को आप बेंगलोर ले गए, आप ही के कहने पे श्री रविशंकर जी लखनऊ आए, सारी भूमिका आप ही है, आप ही कर रहे हैं, आप ही सारे हिंदू पक्षकारों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप ही इन लोगों से बात करके करवाइए। पैसे की डील मुझे करनी होती तो मोदी जी से करता है, पैसे की डील करनी होती तो आरएसएस के भागवत जी से करता। भाई जिनके पास कुछ है, ये तो बेचारा भिखारी है, खाने के लिए मेरे पास मालूम नहीं कितने पैसे हैं इसके पास। पैसा दे करके कोई सौदेबाजी करके हम लोग राम के मंदिर के पक्ष में कोई भी नहीं है। कल इस बात को हमने विनय कटियार जी को बताया था, चंपत राय जी को बताया था, संघ के और लोगों को बताया, हमने श्री रविशंकर जी को भी अवगत कराया। अगर जय जनाब श्री रविशंकर जी का इनसे ताल्लुक है, अगर इनके साथ उनका ताल्लुक रहेगा तो हमारे मुआहदे सारे खत्म। ये तमाशा नहीं है, खेल नहीं है, हम लोग ठोकरों में मारते हैं सोने के ढेरों को। हमारे पास इस बात का सबूत है कि कल भी उनका मैसेंजर हमारे पास आया कि 20 तारीख को अयोध्या जाना है, उसके पहले करवा दीजिए। उनके मन में ये बात रही होगी कि हम श्री रविशंकर जी को अपनी छोटी सी गली में यहाँ लखनऊ बुला लाए। ये कितना जलील आदमी है, ये घर में कुत्ते बिल्ली की तरह घुस आया और जो चाह रहा है जबान से कह रहा है। इसको एहसास नहीं कि किसके बारे में कह रहा है, जिसको मुल्क नहीं खरीद सके, हुकूमतें नहीं खरीद सकी। हमको तो लगता है इसके पीछे कोई इन लोगों का बहुत बड़ा स्वार्थ था और इनके पीछे बिल्डर लॉबी और कुछ बिजनेसमैन थे जो इनको एडवाइस कर रहे थे। रविशंकर जी से मुतालबा है कि अब आप अपने मठ को, आश्रम को गंदा न कीजिएगा, इस शख्स को वहां आने न दीजिएगा, दूर से कह दीजिएगा अब तुम हमारे नहीं हो, तुम दूर चले जाओ, हम लोग मुल्क में मोहब्बत चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। हमको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, सलमान नदवी, किसी की जरूरत नहीं है राम मंदिर में बनाने के लिए। अरे पैसे पर थू, हम अल्लाह की बात करते हैं, हम नबी की बात करते हैं, हम इस अखलाक की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम ऐसे जलीलों के पास बैठना गवारा नहीं करते। क्या अमरनाथ मिश्रा की इस डील के पीछे भी कोई डील है? क्योंकि आज तक के हाथ लगा है एक ऑडियो टेप और जो बातें इस ऑडियो टेप में हैं वो विस्फोटक हैं। क्या ये अमरनाथ मिश्रा की ही आवाज है? अमरनाथ मिश्रा दावा कर रहे हैं कि 5 फरवरी को जब मौलाना नदवी ने उनके सामने अपनी मांग रखी, उस वक्त इमाम काउंसिल के सदस्य मसरूर हसन भी इस बातचीत में शामिल थे। अमरनाथ मिश्रा के आरोप सामने आने के बाद अमरनाथ मिश्रा और मसरूर हसन के बीच फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग आज तक के हाथ लगी है। आप ये देखिए कि उन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड से बगावत कर दी, रदवा से बगावत कर दी, है ना। अच्छा। तो उन्होंने कौन सा बहुत अच्छा काम किया, तो खुद ही उन्होंने सब मांगा है। और हमारी तो सब लोगों से जब पर्सनल लॉ बोर्ड में बात हो गई तब हमने इंटरव्यू दिया है। अच्छा। हाँ, तो उसमें तो पूरा नाम हमारा चल रहा है कि आपने उसकी शहादत दी, आपने उसको कहा। आपने क्या कहा? हमने कहा कि हाँ हमारे सामने कहा गया था, हमारे सामने कहा गया था, हमारे सामने मांगे गए थे, हमारे सामने मांगे गए थे। नहीं, हमने ये चला था कि आप अयोध्या जमीन देखने गए थे। अयोध्या जमीन देखने तो मैं गया था, बात जो पैसों की थी कि 500 करोड़ रुपए में आपके सामने उन्हीं ने कहा था, आपने कहा कि हाँ 500 करोड़ रुपए उन्हीं ने मांगे हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, निश्चिंत रहें, पर्सनल लॉ बोर्ड आपके साथ है, योगी जी आपके साथ है। अरे भाई इसमें हमें पब्लिक आवाम के सामने भी तो जाना है, पब्लिक के सामने भी तो जाना है, आवाम के सामने भी जाना है। 5 तारीख को नदवे में ये मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, बल्कि मुझे मालूम भी नहीं था और उनको पंडित जी को ही खाली बुलाया गया था। पंडित जी ने मुझे कॉल करके बुलाया और वहाँ पे एक साहब और भी थे। उसके बाद वहाँ पे बातचीत होने लगी, तो इस तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई थी, ना 500 करोड़ की, ना 200 करोड़ की, ना 200 बीघे जमीन की, ना 400 बीघे जमीन की, कोई इस तरीके की बात नहीं हुई थी। अब सच क्या है इसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।